नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। इन दिनों ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि आपका विधायक कैसा हो। क्योंकि विधानसभा में विधायक का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है। विधायक से आम जनता को भी कई अपेक्षाएं होती है। एक विधायक जो होता है वो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विधायक से जो 2018 में विधायक के पद पर आए और आज हम उनसे जानेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कितने विकास के कार्य किए और जनता उनके विकास कार्यों से कितनी खुश है। तो हमारे साथ मौजूद है मनावर के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे बात करने से पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि आपके क्षेत्र की जनता क्या कुछ कहती है, तो सुनिए। विधायक श्री डॉक्टर अलावा जी ने जब चुनाव के समय जो लोगों ने वादे करे थे कि हम किसान के खाते में 2 लाख रुपए कर्जे के डालेंगे, छात्रों को हम 400 रुपये भत्ता देंगे, ये कांग्रेस की सरकार भी नहीं कर पाई, न हमारे विधायक महोदय के द्वारा कोई हुआ। मनावर की जनता ने नगर पालिका भी उनको दी थी, कांग्रेस की झोली में डाली थी, पर मनावर की जनता को उनके द्वारा दुखी किया गया, न कोई विकास का कार्य किया गया। उल्टे जो 70 साल से जो लोग रहवासी थे मनावर मेला मैदान के अंदर लीज के ऊपर, उसी को उन्होंने क्वेश्चन विधानसभा में डालकर और उनको आतंकित व्यवहार उनसे करके उनके खिलाफ FIR कोर्ट में डलवाई और उनको बेघर करने का काम उन्होंने जरूर किया है। इससे क्षेत्र की जनता काफ़ी दुखी है। हमारे विधायक सम्मानीय हीरालाल जी अलावा ने चुनाव जीतने के बाद उनकी जो बड़ी उपलब्धियां है वो सबसे पहली एक तो ये है कि टोपी भट्टे से खाली वाली उम्र में होते हुए जो सीमेंट कांक्रीट का रोड बनाया। दूसरा, मनावर में जो ट्रैफिक की समस्या थी, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी, इसके लिए उन्होंने अल्ट्राटेक से मिलकर बाईपास का निर्माण करवाया। ग्रामीण क्षेत्र में टोले मजरों में जो विद्युत की समस्या थी उसके लिए ट्रांसफार्मर लगवाए। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए टैंकर वितरित करवाए और कई ऐसी समस्या जिन्होंने उन्हें अपनी विधायक निधि से और शासन से मिलकर कार्य करवाया। हमने पिछले 5 सालों में मनावर अस्पताल का कायाकल्प किया। मनावर में नया अस्पताल की मंजूरी कर उसका निर्माण कार्य चल रहा है। नवीन पुलिस थाना बनवाया और चौथे चरण की जो नहर अस्त व्यवस्था थी उसे चालू कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिलकर उसको दुरुस्त करवाने के लिए पैसे मंजूर कराकर उसका व्यवस्थित करवाया गया। सिंगाना की गौशाला बनवाई गई। मनावर को जिला बनाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं वो। मनावर में बाईपास की अत्यंत आवश्यकता है, उसके लिए भी 3 बार धरने पर वो बैठ चुके हैं कि मनावर में बाईपास दिया जाए। ऐसी अनेक मांगों को लेकर, जनहित की मांगों को लेकर वो हमेशा जनता के बीच में लड़ाई लड़ते रहते हैं और लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं। तो विधायक जी, जैसा कि आपने अभी सुना कि आपकी क्षेत्र की जनता क्या कुछ कह रही है, तो मेरा पहला सवाल आपसे हीरालाल जी ये है कि क्षेत्र की जनता परेशान है। अभी हाल ही में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में था कि करौली में जब आप पहुंचे थे तो वहां पर लोग पानी को लेकर परेशान थे, क्योंकि सरकार तो लगातार ये बात कह रही है, नल जल योजना शुरू कर रही है, फिर करौली के लोग इतना परेशान थे, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मनावर विधानसभा में पिछले 4.5 साल के भीतर हमने वो काम किए हैं विकास की दृष्टि से देखे जो पिछले 70 सालों में मनावर की जनता को नहीं विकास कार्य दे पाए थे पूर्व जनप्रतिनिधि। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए हैं मनावर विधानसभा में, आज बड़वानी और धार जैसे जिला अस्पतालों में नहीं वो सुविधाएं हमने मनावर की क्षेत्र की जनता के लिए सौगातें दी। हमने आधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीनें फ्री में, आज मनावर अस्पताल में हमने सभी जांचें निःशुल्क करवाई है। हमने मनावर अस्पताल में आधुनिक बेड अवेलेबल कराए और साथ ही हमने मनावर में जो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हमारे आसपास के क्षेत्रों से आती है उन सब के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। साथ में हमने मनावर क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए 9,51,00,000 रुपए का नया सिविल हॉस्पिटल भी स्वीकृत कराया। वो निर्माणाधीन है और जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। हमने
नहीं, मनावर स्वास्थ्य तो आपने कहा है, पर पानी की व्यवस्था नहीं कर मैं पाए। आ रहा हूँ, मैं पानी के लिए भी आ रहा हूँ। हमने पहले जो हमारे पूर्व जो बीजेपी के नेताजी ने कहा है कि मनावर में विकास नहीं, तो पहले विकास की बातें बताना चाह रहा हूँ आपको। स्वास्थ्य के बाद हम आते हैं, आगे आते हैं, तो इसी को आगे अगर बढ़ाकर हमने मेडिकल कॉलेज की भी मांग करी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ये तहसील है इसलिए नहीं बन सकता, लेकिन उन्होंने भले ही बुधनी में बना लिया हो। साथ में हम अगर आगे आते हैं तो पानी के लिए किसानों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने चौथे चरण की नहर मान नदी में खत्म कर दी थी। हमने कमलनाथ जी की सरकार बनी, हमने उस नहर को लोहारी तक ले गए हम संघर्ष करके। उसके बाद आते हैं हम लोग पेयजल के लिए। करौली में जो बात बताई जा रही है, करौली में सिर्फ हमने समस्या का समाधान की चर्चा कर रहे थे। उस छोटी सी बात को उन्होंने गलत तरीके से पेश करने का कोशिश की। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब हमारी कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो 350 करोड़ की 35 नर्मदा नदी के किनारे बसने वाले और आसपास के गांव 35 गांवों के लिए समुदाय नल जल योजना स्वीकृत करवाई थी हमने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे आई वो योजना उन्होंने कैंसिल कर दी। आज सिंगल एकल नल जल योजना देकर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पूरा भ्रष्टाचार का बीज बोया है। आज किसी भी गांव में हर मोहल्ले तक पानी नहीं पहुंच रहा है। आज ग्राउंड वाटर नहीं है। हमने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से कहा था कि नर्मदा नदी से पानी डायरेक्ट ग्रामीण इलाकों में दिया जाए, लेकिन उन्होंने योजना बंद करके नई एकल नल जल योजना, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, बड़वानी जिलों में हुआ है, ये मैं बताना चाहता हूँ। हमारे बीजेपी के नेताजी बोल रहे हैं कि मेला मैदान की लीज की जमीन के लिए एफआईआर करवाई। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार करूंगा। मनावर में मेला मैदान जो सरकारी जमीन को लीज धारियों ने बेच दिया, दूसरे पहले जो लीज पे उनको रहवासी के लिए मिली थी, जो जमीन उनको रहने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, रहने के लिए मिली थी, उस जमीन को इन्होंने व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेच दिया, लीज की जमीन को बेच दिया। और भारतीय जनता पार्टी इन लीज धारियों को जो भ्रष्टाचार किया इनको संरक्षण दे रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे। कर्ज माफी की बात आती, मनावर में 53 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ हुआ, और हमारी कमलनाथ जी की सरकार रहती तो निश्चित ही 20 मार्च 2020 तक कमलनाथ जी 2 लाख तक का कर्जा माफ करने वाले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक मूल्यों की धज्जा उड़ाकर इन्होंने सरकार गिराई, विधायकों की खरीद फरोख्त करी और लोकतांत्रिक इस प्रणाली के साथ आघात पहुंचाने का काम किया है। हमने शिक्षा के क्षेत्र, आप कह रहे हैं इसी से शिक्षा के क्षेत्र की भी थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। हमने 41 करोड़ रुपए का एकलव्य आवासीय परिसर स्वीकृत करा के आज निर्माणाधीन है। 5 करोड़ रुपए का हमने उमरबन में कॉलेज बनवाया है। हमने आधुनिक बिरसा मुंडा लाइब्रेरी निःशुल्क खोली, और साथ में 400 से 500 गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग, जिसमें पीएससी से लेके यूपीएससी तक के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो हमने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेके लगातार काम किया है, और मनावर क्षेत्र की जनता अच्छी तरह जानती है। जी, आपने ना शिक्षा की बात कर रहे थे, तो शिक्षा से ये सवाल उठता है कि शिक्षा, चूंकि मनावर जो रहा है वो कृषि प्रधान देश, कृषि में भी आगे रहा है, वहां पर खेती होती है लगातार कपास की, तो वहां पर लोगों का ये भी कहना है कि आप एक कृषि महाविद्यालय केंद्र नहीं बना पाए, जो लोगों की लगातार मांग रही है। पहला तो इस पर आप जवाब दीजिएगा, और सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मेरा ये है कि वहां के लोगों को पलायन क्यों करना पड़ता है? क्यों मनावर के क्षेत्र के लोग या आसपास के लोगों को रोजगार के लिए महाराष्ट्र या गुजरात जाना पड़ता है? क्योंकि वहां पे तो सीमेंट फैक्ट्री है, उद्योगों के कई नए आयाम आप गढ़ सकते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ कि लोगों को पलायन करना पड़ा? आपके नॉलेज से मैं बताना चाहूंगा, जब हमारी सरकार बनी थी कांग्रेस के नेतृत्व में, कमलनाथ जी ने 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए नीति बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस नीति को खत्म किया, क्योंकि इनका मकसद बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इन्होंने बड़े बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाना था। जब हमारी सरकार थी तो पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार दिलाने की नीति बनाई। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार आई, इन्होंने वह नीति खत्म करके आदिवासियों का और गरीब मजदूरों का पलायन होने के लिए मजदूर किया। हमने पलायन रोकने के लिए लगातार विधानसभा में लगातार प्रश्न उठाए, लगातार संघर्ष किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पलायन रोकने के लिए, स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देने के लिए कभी बातचीत करना उचित नहीं समझा, कभी इस समस्या का हल निकालना उचित नहीं समझा।
हमने कृषि महाविद्यालय की बात आपके नॉलेज में डालना चाहूंगा। जब कृषि मंत्री को कई बार पत्र लिखे, हमने विधानसभा में इस चीज के लिए कई बार मुद्दे उठाए कि धार, झाबा, बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल्य जिले कृषि प्रधान जिले हैं और यहाँ पर आधुनिक कृषि महाविद्यालय होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ इंदौर और भोपाल का विकास करना है। इनका आदिवासी जिलों से कोई लेना देना नहीं। इनको आदिवासियों से सिर्फ आदिवासी और इन पिछड़े जिलों से इनको सिर्फ वोट चाहिए। इन क्षेत्रों का विकास कभी इन्होंने विकास की दृष्टि से कभी काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी इन क्षेत्रों के विकास के लिए इन्होंने जो रोड मैप तैयार किया था, उस विकास को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई और जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात किया। सर, आप आदिवासी की बात कर रहे थे, तो आदिवासी से रिलेटेड एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप तो जयस के भी राष्ट्रीय संयोजक है। तो सर, इस बार जयस मध्य प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश के 2018 के विधानसभा चुनाव में भी जयस की बड़ी भूमिका थी और उस समय जयस ने भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की इनकी जो तानाशाही थी, युवाओं की बेरोजगारी को लेके हमेशा युवाओं पर डंडे बरसाए थे, बेखलाक पदों को नहीं भरा था और आदिवासियों पर बर्बरता और शोषण अत्याचार किया था। पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ था और उस समय भारतीय जनता पार्टी की हमने रवानगी करी थी। और अभी भी मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की ये असंवैधानिक तरीके से सरकार बनी, इन्होंने बनी हुई जनता के माध्यम से चुनी हुई सरकार को गिराकर नई सरकार बनाई है, उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमारे आदिवासियों के ऊपर शोषण और बर्बरता हुए। आज मध्य प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी जेलों में बंद है। आज मध्य प्रदेश में चाहे नेमावर हत्याकांड हो, चाहे नीमच हत्याकांड हो, चाहे बांदा में कन्हैया भील के साथ हत्याकांड हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पुलिस कस्टडी में आदिवासी युवाओं की हत्या हो रही है। तो ये सरकार आदिवासियों की विरोधी है, आदिवासियों के ऊपर बर्बरता करने वाली सरकार है और इसका जवाब 2023 के चुनाव में जनता देगी। मेरा अगला सवाल यही है कि आप आने वाले चुनाव में जयस के साथ खड़े, कांग्रेस के साथ खड़े, समझ नहीं आ रहा है आप किसके साथ है, क्योंकि आप कांग्रेस में विधायक है और जयस में राष्ट्रीय संयोजक है। पर जयस के लोगों का ही ये आरोप है अलावा जी कि आप जो है वो पार्टी को, मतलब संगठन को ठगने का काम कर रहे हैं। लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप किसके साथ खड़े रहेंगे आने वाले समय में? जयस के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर आप कांग्रेस के साथ ही आगे? क्योंकि कांग्रेस और जयस तो दोनों अलग अलग हो गए ना। क्या इसको एक ही मानते हैं? जयस एक सामाजिक संगठन है, आदिवासी पढ़े लिखे आदिवासी युवाओं का संगठन है और सामाजिक हर समाज का अपना अपना संगठन होता है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, जयस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। और हमने हमेशा जयस के माध्यम से नए युवाओं को युवा नेतृत्व देने की बात कही है। हमने मिशन 2023 के तहत नारा दिया है कि नए युवाओं की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, विधानसभा लोकसभा में नए युवा पहुंचना चाहिए। तो हमारा जो संगठन है वैचारिक और सामाजिक संगठन है और यह संगठन संवैधानिक मूल्यों के आधार पर काम करता है। यह संगठन 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, वनाधिकार कानून के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, आदिवासियों के साथ साथ सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी आवाज उठाता रहा है संगठन। तो यह संगठन हमेशा जो सरकार आदिवासियों के खिलाफ, हमारे गरीब वर्गों के खिलाफ, किसान भाइयों के खिलाफ जो भी सरकारें रहती है उसके खिलाफ ये संगठन खड़ा होता है, उनकी आवाज बनता है और यह संगठन आवाज उठाता रहता है। अब सवाल कि जयस किसके साथ खड़ा रहेगा, ये आपको बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्र सामाजिक संगठन है। नए युवाओं को राजनीति में भेजने के लिए भी स्वतंत्र रूप से यह संगठन तैयारी कर रहा है। अभी प्रदेश में कई आदिवासी बहुल्य सीटों पर यह संगठन चुनावी तैयारी भी कर रहा है। तो ये संगठन स्वतंत्र रूप से किसी भी पार्टी का संगठन नहीं है। डॉक्टर हीरा लावा की बात है कि डॉक्टर हीरा लावा कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो ये निर्णय भी हमारा संगठन रहेगा और ये संगठन आने वाले समय में जो भी संगठन का निर्णय रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा हमारी। नहीं, लेकिन हमने तेलंगाना में जो सरकार देखी, बीआरएस की देखी, तो उसमें जयस के भी 4 गुट अलग अलग नजर आए। रविराज बघेल है ना, आनंद रॉय ने जयस को छोड़ के उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो क्या ये देखा जा सकता है कि बीआरएस और जयस सब एकत्र होकर काम करेगी, उनको ज्वाइन करेगी? कैसे काम होगा? देखिए, जयस पूर्ण रूप से
आदिवासी युवाओं का संगठन है। और जयस में जो गुटबाजी की बात फैलाई जाती, जयस में कोई गुट रहा ही नहीं। जयस में जो गुटबाजी के आनंद राय गुट की बात, तो आनंद राय तो आदिवासी है ही नहीं। पहली बात तो ये आदिवासी जयस में इसका कोई रोल न पहले था, न बहन आगे रहेगा। जयस के कुछ युवाओं को बीआरएस में ले जाके ये भ्रम फैलाना कि जयस टूट गया, जयस अलग गुट बन गया, ये वो लोग थे जो हमेशा से ही जयस से अलग रहे। इनका जयस से कोई नाता नहीं रहा। और जो जयस के खिलाफ, जयस की विचारधारा के खिलाफ गया, उनको संगठन ने पहले ही बाहर कर चुके हैं हम लोग। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि जयस गुटों में बढ़ गया। जयस एक गुट है, जयस एक विचारधारा है, और विचारधारा कभी टूटती नहीं, कभी कभी खत्म नहीं होती। जो संविधान की 5वीं अनुसूची के लिए लड़ रहे हैं, जो 6वीं अनुसूची के लिए लड़ रहे हैं, जो आदिवासियों की जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वो जयस के साथ में। बीआरएस की क्या विचारधारा है, बीआरएस का क्या मध्य प्रदेश में इसको कोई नहीं जानता है। बीआरएस की क्या कूटनीति रणनीति है चुनाव को लेकर, इनका कोई मध्य प्रदेश में कोई इनका न कोई एजेंडा सामने है जनता के सामने, न इनका कोई संगठनात्मक तौर पे कोई स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जयस आज भी ताकतवर है। जयस के बारे में जो भी भ्रम और अफवाह, जयस हमेशा एकजुट था, एकजुट है। जयस ने तो देश के 700 आदिवासी समुदायों को एकजुट करने का काम किया है, उनको एक मंच पे लाने का काम किया है। जयस में गुटबाजी वाली कोई नहीं है। जयस में रविराज बघेल हमारे साथ में है, हमारे अंतिम भाई हमारे साथ में है, हमारे रविराज बघेल जी भी हमारे संगठन से, सारे ये हमारे युवा। ये आनंद राय के अलग होने से जयस के टूटने की बात बिल्कुल अफवाह है। आनंद राय जयस में न था, न है। अलावा जी ऐसा मान सकते हैं कि जयस इस बार मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अग्रणी भूमिका निभाएगा, ऐसा मान सकते हैं? क्योंकि जयस पे तो आप काम कर ही रहे लगातार, तो क्या कहेंगे इस पर? मतलब विधानसभा की जो चुनाव की जो रणनीति अभी चल रही है, जो भाजपा और कांग्रेस लगातार कर रही है, तो हो सकता है कि जयस आगे आएगा तो वोट भी टूटेंगे, कांग्रेस के भी टूटेंगे, बीजेपी के भी टूटेंगे। और अब तो चंद्रशेखर भी आजाद रावण भी सामने आ गए हैं, खुल के वो भी कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव में भागीदारी निभाएंगे। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या जयस की विधानसभा में क्या भूमिकाएं रहेंगी और क्या कहेंगे इस पर आप? निश्चित ही 2023 के विधानसभा चुनाव में जयस की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका रहेगी। और जयस ने उन युवाओं को मौका दे रहा है जिनको, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, कभी भी पढ़े लिखे आदिवासी युवाओं को जिन्होंने मौका नहीं दिया, उन युवाओं को जयस फ्रंट लाइन में खड़ा करके उनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ऐसे युवा जयस जुड़ रहे हैं। आज प्रतिदिन हमारे आदिवासी बहुल्य सीटों पर जयस की सभाओं में हजारों की संख्या में लोग पार्टी छोड़ के जयस संगठन से जुड़ रहे हैं। तो निश्चित ही जयस की भूमिका 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ी रहेगी। रही बात चंद्रशेखर आजाद की, तो चंद्रशेखर आजाद भी हमारे अपने भाई हैं। वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाने वाले योद्धा है। और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश की राजनीति को नए आयाम देने की कोशिश करेंगे, मिलकर युवा नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और जो भी युवा संगठन है, चाहे गैर आदिवासी समाज से भी हो, जो वैचारिक रूप से संवैधानिक मूल्यों को, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश की राजनीति को नया आयाम देंगे। लेकिन कभी कभी अलावा जी बीजेपी ऐसा आरोप लगाती है कि अगर कांग्रेस के लोग लगातार ये कहते हैं कि वो आदिवासी लोगों को अगर सामर्थ्य नहीं दे रहे, उनको बलवान नहीं बना रहे या उनको आगे लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कि हमने तो एक राष्ट्रपति भी बनाई जो आदिवासी है, द्रौपदी मुर्मू की बात करें, तो वो कहते हैं कि ऐसा कब हुआ कि हमने आदिवासियों को आगे लाने का प्रयास नहीं किया हो। तो कांग्रेस, चूंकि अभी आप भी कह रहे थे कि आदिवासियों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा आरोप बीजेपी लगाती है लगातार कि हमने राष्ट्रपति भी आदिवासी बनाया है। जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने राष्ट्रपति जी बनाया, उसके लिए तो हम इनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसी महामहिम राष्ट्रपति जी को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन होता है, लोकार्पण कार्यक्रम होता है, तो उनको अपमानित करते हैं, उनको बुलाया नहीं जाता है। तो ये पूरा देश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जयस जैसे वैचारिक संगठनों को, संवैधानिक संगठनों को बहुत ज्यादा तकलीफ इस बात भी है क्योंकि जयस जैसे संगठन ने आज आदिवासियत की बात करी है, आदिवासियों को आदिवासी कहना सिखाया है। आज ये 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची की मांग करने लगे,
भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को आज भी वनवासी कहने में विश्वास रखते हैं इनके नेता। आज भी ये 5वीं और 6वीं अनुसूची से भागते हैं। आज भी आदिवासी इलाकों में ये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को परमानेंट नियुक्ति करने के बजाय आउटसोर्सिंग से भर्ती करने में विश्वास रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को भी खत्म कर रही है, कहीं ना कहीं आदिवासी विचारधारा को खत्म कर रही है। पर अलावा जी ऐसा क्यों होता है कि जब विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं वैसे वैसे सरकारों को विपक्ष की एक मजबूत पार्टी कांग्रेस पार्टी जो कि आप विधायक है मनावर से, और भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों को इसे चुनाव के करीब में ही क्यों याद आती है कि आदिवासी संघ है कि बाकी और लोग है? पहले क्यों नहीं याद आती है? जब इस बीच में ही क्यों याद आती है? उनको याद किया जाता है, उनको मनाया जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि पहले से ही शुरू से ही इनको सशक्त बनाया जाए, इनके ऊपर काम किया जाए? सभी संगठनों की बात कर रही हूँ या मैं पार्टियों की बात करूँ तो देखिए ना, चुनाव नजदीक है, मनाने की कोशिश की जा रही है, और आदिवासियों का तो सर मध्य प्रदेश में एक अहम रोल रहा है। वो तो गेम चेंजर भी रहे हैं, गेम भी पार्टी तरफ को भी आज ये सोचना चाहिए कि आदिवासी जो समाज है वो मध्य प्रदेश में भागीदार है कितने प्रतिशत का हर कार्य में, तो उनको ऐसे समय में क्यों याद आती है जब चुनाव नजदीक होते हैं? ये बात आपकी सहमत हो इस बात है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के समय ही आदिवासी याद आते हैं, और ये देश का दुर्भाग्य रहा, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि 21% की आबादी होने के बावजूद भी आदिवासियों को राजनीति में जो स्थान देना चाहिए था अब तक राजनीतिक पार्टियों ने नहीं दिया। लेकिन अब जैसे वैचारिक संगठन जो पढ़े लिखे युवाओं का संगठन आगे आया है, तो निश्चित ही राजनीतिक पार्टियों को आदिवासियों की संख्या और आदिवासियों के महत्व और उनकी ताकत को समझना उनकी एक मजबूरी बन गया है। और अगर ये नहीं समझते हैं तो निश्चित ही ये प्रदेश का आदिवासी युवा आने वाले समय में राजनीति में अपने दम पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने का भी ये दम रखते हैं। और अगर राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधारा में आदिवासियों के प्रति अपनी सोच में बदलाव नहीं लाती है, तो ये पढ़े लिखे आदिवासी युवा आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। ये आने वाला वक्त तय करेगा। अलावा जी, आप चूंकि कांग्रेस से विधायक है और स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? किसी भी तरीके की मंजूरी, चाहे वो रोड की मंजूरी हो, जैसा आपने नल जल का बताया, तो क्या इसके लिए आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सरकार के सामने क्या कहते हैं तब जाके आपकी बात को वो मानती है या अपने आपके क्षेत्र का विकास करती है? जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा विधायकों के साथ, खासकर विपक्षी पार्टी के विधायकों के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा भेदभाव किया है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, जब से इनका भेदभाव इस कदर था, इनको विकास कार्य के लिए मंजूरी देना तो दूर, इन्होंने जो गरीब वर्ग के सभी वर्गों के, सभी धर्म जाति के जो मरीज होते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से उनको फंड मिलता है, वो भी पैसा इन्होंने हम कांग्रेसी विधायकों का पैसा बंद किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से सरकार बनी, इन्होंने एक भी रोड पीडब्ल्यूडी विभाग के आरईएस से जो कोई भी काम सारे देना बंद कर दिए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कांग्रेस के विधायक है उनके क्षेत्रों में मनरेगा के काम भी बंद कर दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बदले की भावना से काम करने वाली सरकार है। ये जनता के लिए काम नहीं करने वाली सरकार, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, इनको इनकी विचारधारा के लोग, इनके विधायक है, उनका विकास करना इनका एजेंडा है। तो ये एक पक्षीय सरकार है। ये सिर्फ जब सत्ता में बैठी है तो इनको सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उन्हीं विधायकों को काम दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रहे। इन्होंने कांग्रेस के विधायकों के साथ और सबके सिर्फ ऐसी सोच वाली सरकार प्रदेश और देश के लिए अच्छी नहीं है, और ऐसी सरकार भविष्य में कभी नहीं बनना चाहिए। मैं ऐसी प्रदेश की जनता से आशा करता हूं, अपेक्षा रखता हूं, और प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के संवैधानिक मूल्यों के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया है, और आने वाले समय में भारत देश के युवाओं को प्रदेश की तरक्की के लिए नए युवाओं को मौका देना चाहिए, नई सोच वाले युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की रवानगी करनी चाहिए। हीरालाल अलावा जी, मेरा एक सवाल और भी है आपसे कि चूंकि आप तो एम्स में डॉक्टर बन जाते, अगर राजनीति में नहीं आते, तो ऐसा क्यों लगा आपको कि डॉक्टर की
पद को छोड़ करके हमको राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में आने के बाद आपने क्या बड़े बदलाव देखे? जी, देखिए, प्रदेश और देश की राजनीति में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज आदिवासी समाज की राजनीति को अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यहाँ हमेशा राजा का बेटा राजा बनेगा वही कॉन्सेप्ट रहा है। हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा अगर आए हैं तो उन्होंने प्रमुखता से मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचकर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने का रिकॉर्ड बनाया है, एक आदर्श एमएलए बनने का एक अवार्ड लिया है, और साथ में जो आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसी गंभीर समस्या है उनको हमेशा लगातार आवाज उठाया है। हमने आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई को 5वीं और 6वीं अनुसूची के रूप में विधानसभा के पटल पर रखा है, और ये देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, प्रदेश की जनता देख रही है। निश्चित ही देश में अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और पढ़े लिखे युवा अगर अपने समाज को देने के लिए, उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए और उनकी आवाज बनने के लिए आगे आते हैं तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करूंगा, उनका हार्दिक अभिनंदन करूंगा, क्योंकि आज भी भारत को, इस देश को और प्रदेश को अच्छी सोच वाले, बड़ी सोच वाले पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है। और मेरा हमेशा एक गरीबों के प्रति मतलब मेरा दर्द रहा गरीबों के लिए कि आज भी हमारे देश की 70 करोड़ आबादी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, बीपीएल परिवार वाले हैं। तो इन 70 करोड़ आबादी को कैसे हम आर्थिक रूप से समान बनाए, कैसे हम इस देश की में गरीबी और अमीरी के बीच का फासला कम करें, कैसे हम गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दें, ये मेरा हमेशा से सपना रहा है, हमेशा से मेरी तमन्ना रही है कि राजनीति में जाकर हम लोगों की मदद करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। हम इस देश में, इस देश को बनाने में, इस राष्ट्र को मजबूत करने में हमारी भूमिका रहे। इसीलिए दिल्ली एम्स जैसे संस्थान से नौकरी छोड़कर मुझे राजनीति का रुख करना पड़ा और गरीबों की आवाज बनने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। सर, आपके क्षेत्र के लोग एक बात और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो मनावर है उसको जिला बनना चाहिए था, पर अभी तक वो जिला नहीं बना। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मनावर को जिला बनाने के लिए मध्य प्रदेश के विधानसभा के हर सत्र में हमने सरकार से सवाल पूछे हैं। हर सत्र में हमने शून्यकाल हो, चाहे हमने ध्यानाकर्षण के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश सरकार से हमेशा पूछा है कि मनावर को जिला क्यों नहीं बनाना चाहते आप। हमने शिवराज सिंह चौहान जी से हर बार निजी तौर पे भी जब मुलाकात हुई है या जब विधानसभा के भीतर मुलाकात हुई तो हमने जिला बनाने की मांग करी है। और मनावर अगर जिला बनता है तो निश्चित ही मनावर का विकास होगा, मनावर में मेडिकल कॉलेज आएगा, मनावर की जनता को नए नए उद्योग मिलेंगे और मनावर की युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हमने अभी भी मांग है हमारी कि मनावर जिला बनना ही चाहिए। मनावर हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है विकास की दृष्टि से, और मनावर ही जिला बनने के लिए आदर्श जगह है, क्योंकि आसपास ये सेंटर में जगह है। हमारे साथ धर्मपुरी, हमारे साथ गंदवानी, कुक्षी और आसपास के एरिया जुड़ने के लिए भी तैयार है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कम से कम आपकी ये सरकार जाने से पहले हमको जिले की सौगात मिलना चाहिए, हमें बाईपास की सौगात मिलना चाहिए, हमें मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलना चाहिए, हमारे क्षेत्रों को रोड मिले, हमारे क्षेत्र में स्वच्छ जल मिले, इसकी अपेक्षा हम सरकार से रखता हूँ। चूंकि आपने, मेरा आखिरी सवाल है, चूंकि आपने ये कहा कि सरकार जाने से पहले, मतलब आप तो ये तय कर चुके हैं कि बीजेपी की सरकार अब जाने वाली है, तो मान लीजिए अगर कांग्रेस की सरकार आती है इस मध्य प्रदेश में, तो आपकी क्या भूमिकाएं रहेंगी, आप क्या विकास कार्य करेंगे और क्या एजेंडा है आपका? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। हम जनता के बीच में हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और उनका दर्द और उनकी भावनाएं समझने की कोशिश कर रहे हैं, और सबका एक ही नारा है कि अब की बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मौका मिलेगा, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहेंगे। और निश्चित ही अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम निश्चित ही हमारे जो रुके पड़े काम थे, भारतीय जनता पार्टी ने जो मनावर क्षेत्र के जो विकास कार्य रोक के रखे हैं, रोड के काम, बाईपास का काम, जिला बनाने का काम जो रोक के रखे हम पूरा करेंगे। मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे, हम नर्मदा नदी के पास आसपास के गांव जो 35 गांव है जहां पर सामुदायिक नल जल योजना लाकर हम उनको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएंगे। और औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से हम अल्ट्राटेक में जो 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की जो हमारी कमलनाथ जी की नीति थी, तो उसको लागू करवाएंगे। स्थानीय स्तर
पर युवाओं को रोजगार मिले और आदिवासियों का पलायन रुके, किसानों को 2 लाख तक का कर्ज मिले, ऐसी हमारी मांग रहेगी और ये सब हमने जो जनता से वादे किए उनको पूरा कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अलावा जी, हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।